हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आप सबका सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। सबसे पहले मैं आपको वर्चस्व का मतलब बता देता हूँ। वर्चस्व का मतलब होता है सभी क्षेत्रों आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक में एकमात्र महाशक्ति का होना, जो कि थी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में 1991 से हुआ। तो आइए, हमारी पहली हेडिंग है आयशा, जाबू और आंद्रे। यहाँ पर ये तीन लोग हैं जिनकी एक छोटी छोटी सी कहानी दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इन तीनों कहानियों का जो सार है वो यही है कि ये तीनों किसी न किसी प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व के, या कहा जाए तो वर्चस्व के शिकार हुए हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रहीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इससे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। तो मतलब साफ है, नई विश्व व्यवस्था को क्या कहा गया? जब इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया, तब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। यही नई विश्व व्यवस्था है। तब 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। इसका नेतृत्व जो किया था अमेरिकी जनरल नॉर्मन शॉर्ट्सकॉफ ने किया था। वह इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, क्लिंटन का दौर। क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफसन यानी कि बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपना चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही है। विश्व नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने अपने अमेरिका को घरेलू रूप से मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ही उनका ध्यान केंद्रित था। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका में सैन्य कार्रवाई हुई। इस प्रकार की पहली कार्रवाई 1998 में 1998 में नैरोबी केन्या तथा दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान एवं अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है। यह 1998 में 1998 में हुआ। इसका नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किया था और इस ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब मिला। क्लिंटन के दौर की 2 सैन्य कार्रवाई को मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहली घटना जो हुई थी 1999 में हुई थी, जब अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बेनियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। कोसोवो में अल्बेनियाई लोगों की बहुलता है। इसके प्रत्युत्तर में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई इलाकों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार को गिरा दिया गया तथा कोसोवो पर नाटो की सेना का कब्जा हो गया। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केन्या तथा दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के प्रत्युत्तर में 1988 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। इसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है।
जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में हुआ था। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अलेरगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद की मुख्य इमारत से टकराने का प्लान था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है, इसीलिए इसे 9/11 कहा जाता है, ना कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाए। 9/11 के 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्व राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्द ही उखाड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगह पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना गवांतनामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इराक पर आक्रमण। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कोलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार वेपन्स ऑफ मास बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे, जबकि इराक के सैनिक कई बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 के बीच में 2 अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन 2 अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक अर्थ से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में
ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित होगा। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।